वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर की हमारी सीरीज़ थी, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने वेरियस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन दो टाइप से डिसाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने कितना ऐड किया है सॉल्वेंट में, और सेकंड आपका डिसाइड होता है कि फिजिकल स्टेट आपकी क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, दो बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सेकंड वन इज फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम लोग तीन टाइप के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। और सेकंड होगा आपका फिजिकल स्टेट के बेस पे। तो इसके बेस पे हम लोग 9 टाइप के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट आपको पता है 3 होती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड आपका फिजिकल स्टेट होगा। ठीक है, गैस होगा, लिक्विड होगा और कौन सा होगा, सॉलिड आपका फिजिकल स्टेट होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग अगर डिस्कस करें तो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मैंने आपको क्लियर किया, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि आपने, किसी ने भी या आपने खाना लिया बट अभी आपका पेट कंप्लीटली फिल नहीं, आप पूरी तरह से खा नहीं पाए, बीच में आप उठ के चले गए, तो वो आपका अनसैचुरेटेड है, यानी आप अभी और खाना ले सकते हो। तो मोर सोल्यूट डिजोल्व, बट यहां पे याद रखना है टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो फिक्स्ड होगा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के केस में। यहां पे जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो दोनों कंडीशंस आपकी क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। किसके केस में, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड के केस में। अनसैचुरेटेड में मोर सोल्यूट डिजोल्व्स, आप और सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हो अभी उसी टेम्परेचर पे। यहां नो मोर सोल्यूट डिजोल्व्स, ये सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट का मतलब है कि एकदम से आपने खाना लिया और आप पूरी तरह से सैचुरेटेड है, आपका पूरी तरीके से पेट कंप्लीट भर गया। ठीक है, अब आप उसमें और ज्यादा आप खाना ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पे और ज्यादा सोल्यूट हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यहां देखो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, थोड़ा वाइट दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां थोड़ा वाइट दिख रहा है, यहां बात करें थोड़ा ज्यादा वाइट दिख रहा है, और यहां बात करें थोड़ा ज्यादा वाइट दिख रहा है। ये सोल्यूट है, ये आपका सोल्यूट है, और ये वाला आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ये सोल्यूट है और ये वाला क्या है आपका, सॉल्वेंट। तो अगर आप अनसैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड की तरफ जाएंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और कॉन्सेंट्रेशन किसका इंक्रीज होगा, सोल्यूट का जो अमाउंट होगा, वो सोल्यूट का अमाउंट आपका कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सोल्यूट का जो अमाउंट होगा आपका वो कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो अनसैचुरेटेड को हम लोग समझे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी आप एक फिक्स टेम्परेचर पे उसके अंदर और सोल्यूट ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड मीन्स है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट विल डिसोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। मैक्सिमम आप कितना डिसोल्व करवा सकते हो, उसके बाद डिसोल्व नहीं होगा। आपने ये एक सॉल्वेंट लिया, इसमें आपने सोल्यूट डालना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने एक अमाउंट तक डाला, लेकिन अभी कंप्लीटली पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं हो पाया है, तो उसको आप अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अगर ये पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा तो सैचुरेटेड बोलेंगे। तो ये टेम्परेचर यहां पे हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर दिया। टेम्परेचर हम लोगों ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया।
ठीक है, टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो हम और ज़्यादा चेंज नहीं करवा सकते यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड के बाद भी हम लोग डालना कंटिन्यू रखें, सैचुरेटेड के बाद भी हम लोग डालना कंटिन्यू रखें कोई भी सोल्यूट, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन is a solution that contains more solute than would dissolve in a saturated solution at a given temperature। देखो ऐसा है बेटा टेम्परेचर का, सपोज करो यहां दोनों केस में मैंने टेम्परेचर 300 केल्विन लिया था, अब मुझे और सोल्यूट ऐड करवा के सुपर सैचुरेटेड बनाया है, तो मुझे एक टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा और मैंने टेम्परेचर कर दिया 400 केल्विन। तो अब 400 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पे आप 300 से 400 आपने अगर टेम्परेचर कर दिया है, तो आप और ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट इसके अंदर डिसोल्व करवा सकते हो। तो ये एट ए गिवन टेम्परेचर जो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने टेम्परेचर चेंज करके इस 400 पे आप डिसोल्व करवा रहे हो। यानी टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर का मतलब ये वाला टेम्परेचर है। फिक्स टेम्परेचर का जो मतलब है यहाँ पे, फिक्स टेम्परेचर जो मीन है यहाँ पे, उसका मीन ये वाला टेम्परेचर है एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब है कि अब आपने ये टेम्परेचर कितना कर दिया है? 400 केल्विन, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, अनसैचुरेटेड में आप डाल सकते हो और ज्यादा सोल्यूट, जब तक डाल सकते हो जब तक वो सैचुरेटेड ना बन जाए, ठीक है। सैचुरेटेड वो होगा जिसमें आपने मैक्सिमम जितना ऐड कर सकते थे उस टेम्परेचर पे उतना ऐड कर दिया, लेकिन अभी आपने डालना कंटिन्यू रखना है, आपको और डालना है, तो आपको क्या वेरी करवाना पड़ेगा? यहां पे टेम्परेचर वेरी करवाना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर को अपन चेंज करेंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपको क्लियर होगा। क्लियर है? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अगर एक वर्ड में खत्म करूं तो अनसैचुरेटेड का मतलब है अभी सोल्यूट आप जितना डाल सकते हैं तो उतना आपने डाला नहीं, उसके बाद और डालोगे तो वो एक सैचुरेटेड कंडीशन आएगी। अगर उसके बाद भी आप डालना कंटिन्यू रखते हो तो वो बनेगा आपका क्या? सुपर सैचुरेटेड। इज इट क्लियर? ओके। सेकेंड वन इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। और आपको पता नेचर का मतलब 3 टाइप के सोल्यूट आपके पास हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सोलवेंट भी आपके पास 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप इनको मिक्स करवाओगे, आप इनको क्या करवा रहे हो? मिक्स करवा रहे हो। तो उसके बेसिस पे देखो, सोलवेंट आपको फिक्स रखना है। एक बार सॉलिड फिक्स रखा आपने, देखो मैं पहले टेबल नहीं समझा रहा आपको, मैं यहां क्लियर करता हूं। सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस। आपने सॉल्वेंट फिक्स रखा, फर्स्ट टाइम आपने सॉलिड रखा, तो 3 किसके साथ बन जाएंगे? सॉलिड के साथ। कितने बने? 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर आपने लिक्विड रखा, ठीक है, लिक्विड के साथ कितने बनेंगे आपके? 1, 2 एंड 3। कितने बने? 3 टाइप। और अगर आगे भी हम लोग कंटिन्यू करें इसको तो हमारा गैस होगा, और गैस के साथ कितने बनेंगे? 1, 2, 3। कितने बने? 3। टोटल कितने हुए? 9, ठीक है। 9 टाइप के आपके पास सॉल्यूशन बन गए यहां पे। अब एक बार अपन लोग इसको समझते हैं टेबल को। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपको। देखिए, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन डिसाइड होगा। सबसे पहले ये समझिए, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन डिसाइड होने वाला है। सॉल्वेंट आपने गैसियस लिया तो सॉल्यूशन गैसियस होगा, सॉल्वेंट आपने लिक्विड लिया तो सॉल्यूशन आपका लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट आपने अगर सॉलिड लिया तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखिए, याद कैसे रखना है आपको? ऑर्डर याद रखना है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो फर्स्ट टाइम आपको सॉल्वेंट भी गैस लेना है, तो गैस अगर आपने सॉल्वेंट ली तो गैस गैस गैस, सॉल्वेंट तो फिक्स रहेगा, तो इसके साथ अलग अलग बनेंगे, गैस बनेगा, लिक्विड बनेगा, सॉलिड बनेगा। फिर आपको सेकंड लेना है लिक्विड, और इसी ट्रेंड में बात करनी है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो लिक्विड 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 3 टाइप के बने। फिर आपको लास्ट में कौन सा बचा? सॉलिड, तो सॉलिड के साथ गैस, लिक्विड, सॉलिड। यानी फर्स्ट जो था आपको ऑर्डर यही याद रखना है, गैस,
लिक्विड, सॉलिड। चाहे आप सोल्यूट में लिखो चाहे आप सोलवेंट में लिखो, आपको ऑर्डर यही याद रखना है। तो पहले ये तीनों बनेंगे, फिर इसी सीक्वेंस में लिक्विड के साथ 3 बनेंगे, फिर इसी सीक्वेंस में आपका सॉलिड के साथ भी क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। क्लियर है आई थिंक। अब गैस देखो, नेचर के अंदर कौन सी 2 गैस होती है आपकी मैक्सिमम अमाउंट में, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी 78% के अराउंड होती है और ऑक्सीजन आपकी 21% के अराउंड होती है। तो इन दोनों का मिक्सचर याद कर लो। अब गैस फिक्स करो आप, जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको फिक्स कर दो। तो अमाउंट आपका ज़्यादा नाइट्रोजन का, तो आपने तीनों जगह नाइट्रोजन फिक्स कर दी। अब नाइट्रोजन के साथ लिक्विड में जब मैं बात कर रहा हूं तो लिक्विड में मैंने बोला क्लोरोफॉर्म मिला दिया और कैम्फर। कैम्फर क्या है आपका, कपूर। कपूर और नाइट्रोजन का मिक्सचर हो गया कपूर आपका क्या होगा, कैम्फर जो है आपका वो सॉलिड होगा। उसको आपने एक बार गैस के साथ मिला दिया। जैसे आपने गैस में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहां गैस फिक्स रखिए नाइट्रोजन, यहां भी गैस फिक्स रखिए नाइट्रोजन। एक बार क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए, एक बार कैम्फर मिला दीजिए। हो गए एग्जाम्पल याद। एक बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन गया, एक बार नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म बन गया, एक बार नाइट्रोजन कैम्फर बन गया। अब जब लिक्विड की बात करनी है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी, तो पानी में गैस डाल दो, पानी में ऑक्सीजन डाला, पानी में पैक बनाते हो, पैक लिक्विड डाला, तो लिक्विड कहाँ डालोगे, लिक्विड डालेंगे अपन लोग इथेनॉल। और पानी के साथ अगर सॉलिड डालना है तो सॉलिड में आप यूज़ करते हो ग्लूकोज वगैरह, तो आप ग्लूकोज डाल दो। तो यहाँ आप देखो पानी पानी पानी, ये तो लिक्विड 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 हो गया। गैस डाली तो ऑक्सीजन डाली, लिक्विड डाला तो इथेनॉल डाला, सॉलिड डाला तो ग्लूकोज डाला। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। फिर आपने सॉलिड फिक्स। अब सॉलिड का एग्जांपल देखो, गैस लिक्विड सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम। अमलगम क्या होगा आपका, मरकरी के साथ कोई भी कंपाउंड जो होगा वो आपका अमलगम का फॉर्मेशन करता है। मरकरी के साथ कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल आप लोग यूज करोगे, जैसे मैग्नीशियम और मरकरी, तो मैग्नीशियम अमलगम हो गया। सोडियम और मरकरी, तो सोडियम अमलगम हो गया। और कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, तो ये सॉलिड और सॉलिड हो गए। कॉपर को किस में डिजोल्व किया आपने, गोल्ड में। तो कॉपर और गोल्ड, आपको पता है कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, कॉपर +1 स्टेट में होता है और एक कॉपर +2 स्टेट में होता है। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो आई थिंक टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। अब एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स, समझिए आप ध्यान से, आपने ये सोलवेंट लिया, आपका ये आपका क्या है, सोलवेंट। इसके अंदर आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट ऐड करवा सकते हो, इट मीन्स आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप सोल्यूट का कितना अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट इसमें डाल सकते हो, ठीक है। उस मैक्सिमम अमाउंट जो आप डिसोल्व करवा सकते हो, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। बस यहाँ पे एक बात, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ये नोट कीजिएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम सोल्यूट कितना ऐड करवा सकते हो एक गिवन सॉल्वेंट में, वही आपकी सोल्यूबिलिटी है एक फिक्स टेम्परेचर पे। डन, आई थिंक क्लियर होगा। अब सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेचर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, जैसे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, कौन सा नेचर है, वो डिसोल्व होगा अगर, तो वो अफेक्ट करेगा पक्का, क्योंकि गैस की सोल्यूबिलिटी अलग तरीके से एक्ट करेगी, लिक्विड अलग तरीके से एक्ट करेगा, और जो आपका सॉलिड है वो अलग तरीके से एक्ट करने वाला है। सेकेंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे बात करूं तो 2 टाइप की रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हो। एक वो रिएक्शन जिनका डेल H सॉल्यूशन क्या होता है,
पॉजिटिव, और एक वो रिएक्शन जिनका डेल-एच सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। जिनका पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और जो रिएक्शंस एनर्जी रिलीज करती है उनको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। और प्रेशर की बात करें तो आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ये मेनली गैसेस के लिए है। जब आप गैस डिसोल्व करवाओगे उस कंडीशन में आप प्रेशर की बात करते हो। जब आप गैस की डिसोल्व करवाने की बात कर रहे हो लिक्विड के अंदर, तब आप बात करोगे कि प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है इस चीज को। अब बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूबिलिटी, तो दो टाइप की सोल्यूबिलिटी अपने को डिस्कस करनी है। फर्स्ट है सॉलिड को लिक्विड में डाल दो। तो सॉलिड को जब आप लोग लिक्विड में डालेंगे तो आप समझिए, आपके पास ये पानी है, ये पानी आपका लिक्विड है, इसमें आप लोगों ने ऐड किया शुगर, ओके, और आप इसको डिसोल्व करवाएंगे। तो आप मैक्सिमम अमाउंट इसका पानी में कितना डिसोल्व करवा सकते हो, वो तो सोल्यूबिलिटी होगी। तो ये सॉलिड हो गया और ये आपका लिक्विड हो गया, और इसको इसके अंदर अगर आप डिसोल्व करवाओगे तो वो किस तरीके से डिसोल्व होगा, और उसी सोल्यूबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। अब दो बात है, पोलर सोल्यूट डिसोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे पोलर क्या होगा, पोलर मीन्स है जिनका डाइपोल मोमेंट, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हो, वो अगर नॉन जीरो होगा तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी इक्वल्स टू जीरो होगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो पोलर, और अगर इक्वल्स टू जीरो है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। और आपको एक बात पता होगी, जो जैसा होगा वो उसी को डिसोल्व करेगा। तो पोलर सोल्यूट डिसोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कब डिसोल्व करेंगे, जब इनके अट्रैक्शन सिमिलर होंगे। जब इनके अट्रैक्शंस क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तभी वो क्या करवा पाएंगे, इसको डिसोल्व करवा पाएंगे। जब अट्रैक्शन सिमिलर होंगे तभी आप किसी भी सोल्यूट को एक सोल्वेंट के अंदर डिसोल्व करवा सकते हैं। अगर अट्रैक्शन सिमिलर होंगे और अट्रैक्शंस अगर डिफरेंट है तो आप उसको डिसोल्व नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड शुगर, ये दोनों पोलर होंगे, दैट्स वाई ये पानी में डिसोल्व होंगे जो पोलर सोल्वेंट है आपका। बट नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन किस में डिसोल्व होंगे, बेंजीन। नेफ्थलीन क्या होगा, डबल बेंजीन रिंग, ठीक है, और एंथ्रासीन क्या होगा आपका, ट्रिपल बेंजीन रिंग। ये वाला सिस्टम, ये किसके अंदर डिसोल्व होंगे, बेंजीन क्या होगा आपका, ये। तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन के अंदर डिसोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन, और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये दोनों भी कैसे हैं आपके, नॉन पोलर, ठीक है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये दोनों भी आपके नॉन पोलर है, दैट्स वाई ये किसके अंदर डिसोल्व हो रहे हैं, बेंजीन के अंदर डिसोल्व हो रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे बात करें तो ए सोल्यूट डिसोल्व इन सॉल्वेंट इफ द मैंने जैसा ऊपर बोला, उनके अट्रैक्शन फोर्सेस अगर सिमिलर होंगे तभी आप एक सोल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करवा सकते हो, अदरवाइज वो डिसोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स सिमिलर होने चाहिए डिसोल्व होने के लिए। अगर फोर्स सेम नहीं होंगे तो कैसे डिसोल्व हो पाएगा, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ब्रेक नहीं कर पाएगा तो डिसोल्व नहीं कर पाएगा। A solute dissolve in solvent if the intermolecular interactions are similar in the two। इसका मतलब क्या है, like dissolves like, जो जैसा होगा वो वैसे को ही क्या करेगा, डिसोल्व करेगा। यानी पोलर होगा, इट मीन्स ये पोलर जैसा ऊपर लिखा था, डिसोल्व्स पोलर, एंड नॉन पोलर डिसोल्व्स इन नॉन पोलर, ओके। और अपन यहाँ पे इफेक्ट की बात करें तो पहला इफेक्ट है टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा,
और ये किसके लिए कंडीशन बात कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे थे, सैचुरेटेड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दो चीजें बोली, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एंथैल्पी क्या होगी आपकी, नेगेटिव। अब देखिए इसको समझिएगा, सॉलिड और लिक्विड आपस में कंबाइन होके आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, और आपने ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल H पॉजिटिव होगा तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा, और इट मींस रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो आप देखिए अगर एंडोथर्मिक है और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड में कौन ज्यादा बन रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब ज्यादा बनेगा, जब ये ज्यादा डिसोल्व होंगे इनमें, जब सॉलिड लिक्विड में ज्यादा डिसोल्व होगा तब सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन आगे जा रही है मतलब सॉल्यूशन ज्यादा बन रहा है, और जितना ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन इंक्रीज का मतलब है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज का मतलब है सॉल्यूशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसका उल्टा जस्ट ऑपोजिट, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और रिएक्शन अगर आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो सॉल्यूशन का अमाउंट डिक्रीज होगा, और सॉल्यूशन का अमाउंट अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां सॉल्यूशन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। एक्सोथर्मिक में उल्टा होगा, एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के डिक्रीज होगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो के इंक्रीज होगा। तो यहां पे इसके अंदर क्या होगा, देखिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो के डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का अमाउंट कम होगा, ये सॉल्यूशन कम होगा। बैकवर्ड जाने का मतलब देखो बैकवर्ड में रिएक्शन कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ, तो बैकवर्ड वाले में सॉल्यूशन कम होगा, तो सॉल्यूशन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी, सॉरी आपने फर्स्ट कंडीशन डिक्रीज वाला लिया है, तो आप डिक्रीज कर रहे हो अगर तो के इंक्रीज हो रहा है, तो के इंक्रीज होगा मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के डिक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा एकदम बिल्कुल। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन आगे जाएगा, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन पीछे जाएगा। इतना सा याद रखिए, आगे जाएगा तो सॉल्यूशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और पीछे जाएगा तो सॉल्यूशन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। प्रेशर की बात करें, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देखा जाता। क्यों, आपको पता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप दबा नहीं सकते ज़्यादा। आप आइस का पीस लो, उसको दबाओ, नहीं दबा सकते, तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला प्रेशर का। ओके, फिर हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां भी दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एक टेम्परेचर होगा, और यहां की आप याद रखिएगा जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो आप जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ की जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक होगी। और जब तक एक्सोथर्मिक होगी तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। और टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में जैसा मैंने ऊपर बोला था वैसा ही ध्यान रखिएगा जैसे मैंने यहां लिखा था। ओके, और प्रेशर का इफेक्ट मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया था, प्रेशर के इफेक्ट को गैसेस के केस में कंसीडर किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आप अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड भी इंक्रीज होगी। ये किसने बताया भैया हमको, हेनरी ने। किसने बताया, हेनरी। हेनरी अंकल आए,
हेनरी अंकल ने आते ही ये बोला कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस होगी, सपोज करो मैं सोल्यूबिलिटी को m बोल रहा हूँ लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के। चलो जी भैया हम लोगों ने लिख दिया ऑफ द गैस प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये हेनरीज ने आते ही बोल दिया, लेकिन भैया डोल्टन जी को पसंद नहीं आया, डोल्टन अंकल को पसंद नहीं आया। हेनरी अंकल की बात डोल्टन अंकल को पसंद नहीं आई। हेनरी अंकल आए, इन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन x प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। इनकी बात हेनरी अंकल को पसंद नहीं आई कि भाई तुमने मेरा स्टेटमेंट गलत करवा दिया तो मैं तुम्हारा स्टेटमेंट गलत करवाऊंगा। हेनरी अंकल आए, दोबारा स्टेटमेंट दिया, बोला द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, गैसेस का प्रेशर जब वो वेपर बना रही है बेटा जी, गैसीय कंडीशन में या वेपर कंडीशन में प्रेशर की बात कर दी इन्होंने। यानी गैसेस और वेपर, वेपर जब पानी है आपका, लिक्विड की बात नहीं कर रहे, वेपर की बात कर रहे हैं। जब आसमान में उड़ रहा है तब बात कर रहे हैं अपन। इज प्रोपोर्शनल, P इज प्रोपोर्शनल टू x, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, गैस का मतलब है यहाँ भैया सोल्यूट, उसके है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो P इज इक्वल्स टू KHX, P इज इक्वल्स टू KHX। और KH क्या है आपका यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और इसके लिए एक बात याद रखिएगा, चलो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। ये X आपका जो मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअली में सोल्यूबिलिटी को भी डिनोट करेगा। क्यों भैया, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उससे यही तो पता चल रहा है कि उतना ज़्यादा सोल्यूबल है वो। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उससे यही तो पता चल रहा है कि वो उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल है। तो आपका जो KH होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होगा और सोल्यूबिलिटी के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, डिफरेंट गैसेस के लिए ये आपका डिफरेंट होगा। ओके, डिफरेंट गैसेस के लिए आपका क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। और अब आपको पता होगा शायद यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होगी कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है और P इज़ इक्वल्स टू KHX है। यानी ये Y इज़ इक्वल्स टू MX वाला ग्राफ है, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो स्लोप आएगा इसका, स्लोप को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे tan थीटा, और जो tan थीटा आएगा इसका वो कितना आएगा यहाँ पे KH आएगा। ओके, तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सिस पे आप पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, इस एक्सिस पे आप मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। ये एक एग्जांपल था जो मैंने डिस्कस किया HCl का, और किसके अंदर है HCl आपका गैस है, और ये किसके अंदर है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। किसके अंदर है ये आपका साइक्लोहेक्सेन के अंदर। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर किया। फिर एप्लीकेशंस की बात करें, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी बार, क्वेश्चंस डिस्कस भी किए जाते हैं। पहला एप्लीकेशन, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है, ठंडा ठंडा सबने पी रखी है, कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने सबने पी रखी है। आपने देखा होगा शेक करने पे वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ऊपर तक जाती है। क्या रीज़न है, उसके अंदर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने के लिए CO2 की सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में जो बोतल सील्ड की जाती है उनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे और फिर आपने उसको ठंडा कर दिया और आपने उसको शेक कर दिया तो वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो चुका है। तो उस प्रेशर के जनरेट होने की वजह से वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। ओके, टू अवॉइड बेंड्स द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ
एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, जिसमें 11.7% हीलियम होगा, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% क्या होगा, ऑक्सीजन। अब बेंड्स क्या कंडीशन है, जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं आपके, देखिए मैं बताता हूँ, यह आपकी सरफेस है, सरफेस से अगर आप नीचे जाओगे, यहाँ प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, तो सरफेस से आप नीचे जाओगे तो प्रेशर HDG से इंक्रीज होता है, तो सोल्यूबिलिटी भी पक्का आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आपकी नेचर में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, N2, तो ये आपकी बॉडी में जाने लग जाएगी और बॉडी में इसकी सोल्यूबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो अंदर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूबिलिटी बढ़ने वाली है। लेकिन जब आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी कम होगी, तो N2 अब बाहर निकलना स्टार्ट होगी। लेकिन N2 जब बाहर निकलती है तो ये कुछ समटाइम्स N2 जब बाहर रिलीज होती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको ब्लॉक कर देती है, और उनकी वजह से कभी कभी आदमी जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए उसमें हीलियम डाला जाता है, ताकि हीलियम उसको डाइल्यूट रखता है और इजीली नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, समझे। और अगर आप नीचे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वैसी बात है, अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जो गैसेज हम एटमॉस्फेरिक में, उनकी सोल्यूबिलिटी एटमॉस्फेयर में कम होगी, यानी ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम होगी। और अगर ऑक्सीजन कम होगा, लो ब्लड ऑक्सीजन causes high altitudes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia। anoxia का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो था वो क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो गया। जो ऑक्सीजन का अमाउंट था आपकी बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो गया। ओके, तो उस कंडीशन में सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में कम हो गई, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम जाएगी, ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएगी तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कम मिलेगी। हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन आपकी कम मिलेगी तो वैसी बात है आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से, आपको वीक कर देंगी और आप क्लियरली सोच नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको और इस चैप्टर को कंटिन्यू आपको पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपन एक और लोगों और बच्चों के साथ भी कनेक्ट हो सके। अब एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ क्लियरली। इफ़ द सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STPs, ये आपकी सोल्यूबिलिटी गिवन है, तो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, ये आपको सोल्यूबिलिटी गिवन है तो यहाँ पे आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में या फिर उससे पहले एक छोटा सा वीडियो इन दो क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए मैं 4-5 क्वेश्चन का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उनमें इन दोनों का सॉल्यूशन भी साथ में होगा। सो डोंट वरी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम और बच्चों के साथ भी कनेक्ट हो सकें। जितना आप लोग शेयर करेंगे या जितना आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। और एक बार फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप द केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।